हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डेली आपको दोपहर में 12 बजे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए जीके जीएस की क्लास दी जाती है। तो 1 जुलाई से यह बैच स्टार्ट है दोस्तों। इसमें आप लोग को करना कुछ नहीं है। यह व्हाट्सअप नंबर है, आपको फ्री में PDF चाहिए तो PDF मिल सकता है, जो भी जिस दिन की क्लास चलेगी। ठीक है, यह है 73 94 95 39 49। ठीक है, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस पर आप ज्वाइन करेंगे तो आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और डेली का जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का बैच चल रहा है, इसका सेट आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसमें सभी क्वेश्चन बहुविकल्पी होंगे और सभी प्रश्नों पर विस्तृत व्याख्या होगी। ठीक है, तो बहुत ही ज़बरदस्त क्लास है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद यूट्यूब पर आप सर्च करके जीएस एग्जाम सोल्यूशन को सब्सक्राइब करके और जो उसमें प्ले लिस्ट है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे दोस्तों आज का पहले क्वेश्चन से कि उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार है पटना पक्षी विहार। ठीक है, कौन है? पटना पक्षी विहार। विकल्प में जो आपका ए विकल्प दिख रहा है इसका सही उत्तर हो जाएगा। पटना पक्षी विहार उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार है। ठीक है, इसके बारे में महत्वपूर्ण की पॉइंट्स देखेंगे। तो इसकी स्थापना 1991 में हुई थी, याद रखिएगा। यह उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी अभ्यारण्य है। पटना पक्षी विहार एटा जिले में स्थित है और यह 1.09 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का शामिल है, यानी मान के चलिए 2 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र इसमें सम्मिलित है। ठीक है, स्थापना इसकी 1991 में हुई थी, एटा जिला में स्थित है और उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी अभ्यारण्य है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में है उत्तर प्रदेश में राजस्व परिषद का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों। तो उत्तर प्रदेश में राजस्व परिषद का मुख्यालय आपका लखनऊ में है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी, उत्तर प्रदेश में राजस्व परिषद का मुख्यालय है आपका लखनऊ में। अगले क्वेश्चन को देखेंगे कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य जो है कहाँ से मिला था। तो दोस्तों, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य को जो देखा जाए तो नर्मदा के घाटियों में मिला था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिला था। ठीक है, अब देखेंगे इसके महत्वपूर्ण की पॉइंट्स क्या क्या हैं। तो महत्वपूर्ण की पॉइंट्स में है कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में अवस्थित है। हथनौरा होशंगाबाद नामक पुरास्थल से प्राप्त हुआ है। अब देखिए, हथनौरा एक जगह है जो अभी होशंगाबाद के नाम से जाना जाता है। यहाँ से सर्वप्रथम मानव के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जो कि मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में यह जगह अवस्थित है। इसकी खोज पुरातात्विक अरुण सोनाकिया द्वारा 5 दिसंबर 1982 में किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खोज इसकी किया था अरुण सोनाकिया ने। कब? 5 दिसंबर 1982 को। चौथे नंबर का क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था मित्रों। तो देखिए, यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ज़्यादा संबंधित है आपके गौतम बुद्ध जी, तो बुद्ध से क्वेश्चन आएगा ही। तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था दोस्तों आपका 563 ईसा पूर्व में। ठीक है, 563 ईसा पूर्व इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इस समय गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था या महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। तो इसका राइट आंसर विकल्प डी हो जाएगा। महत्वपूर्ण की पॉइंट्स में देखेंगे कि गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। कब हुआ था? तो 500, यहाँ पे गलत टाइप हो गया थोड़ा सा, 63 होगा। तो लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, इनके पिता का नाम सुद्योधन था, जो शाक्य गौड़ के प्रधान थे। देखिए, पूछता है कि इनके पिता किस कुल के थे, तो शाक्य कुल के। ठीक है, इनकी माता का नाम था महामाया देवी, जो कोली वंश की कन्या थी। क्वेश्चन पूछता है कि गौतम बुद्ध की माता महामाया देवी जो थी, ये किस वंश की कन्या थी, तो कोली वंश की। या इनका संबंध किस वंश से था? कोली वंश से। इनके पिता का शाक्यगढ़ से। इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा, जो कि शाक्य कुल की कन्या थी। इनके पुत्र का नाम था राहुल। तो ये कुछ इनके बारे में जानकारी है, और भी जानकारी आपको मिलेगी। ठीक है, आगे अगले नंबर में है कि निम्न में से किसे एशिया का ज्योति पुंज कहा जाता है, यानी लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिए कि लाइट ऑफ एशिया या एशिया का प्रकाश पुंज या ज्योति पुंज किसे कहा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प है, महात्मा बुद्ध को एशिया का ज्योति पुंज, प्रकाश पुंज या लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। बात एक ही है। इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण की पॉइंट्स यहाँ देखिए। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योति पुंज कहा जाता है। गौतम बुद्ध के जीवन पर एडविन अर्नाल्ड ने द लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य पुस्तक की रचना की है। इन द लाइट ऑफ एशिया की रचना किसने किया है दोस्तों? तो एडविन अर्नाल्ड ने। ठीक है,
और इन्हें ही लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है गौतम बुद्ध को, एशिया का ज्योतिपुंज या एशिया का प्रकाश पुंज। ठीक है, अगले नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे तो आपके छठे नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक कौन थे। तो यहाँ पाटलिपुत्र नगर की बात करेंगे। पाटलिपुत्र का इतिहास बहुत पुराना रहा है, जो पटना के आधुनिक नाम इसका पटना है। ठीक है, बिहार का जो राजधानी है। तो पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक कौन था, तो इसका संस्थापक था उदयन। देखिए उदयन जो था यह हर्यक वंश से संबंधित था। ठीक है, हर्यक वंश से संबंधित था, अजातशत्रु का बेटा था। इसने अपने पिता की हत्या करके गद्दी पे बैठा था। तो इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण की पॉइंट्स देखेंगे। तो देखिए पाटलिपुत्र नगर की स्थापना अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर एक किला के बनाकर किया था। ठीक है, देखिए इंपॉर्टेंट है कि जो उदयन था ये अजातशत्रु का उत्तराधिकारी था, यानी अजातशत्रु का लड़का था। इसने अपने पिता की हत्या करके गद्दी पे बैठा था। इसने क्या किया कि गंगा और सोन नदी के संगम पर एक किला बनाकर इस पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। ठीक है, एक किले के रूप में। ये इंपॉर्टेंट है, गंगा और सोन नदी के संगम पर। इसके बाद इसने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया था। इससे पहले मगध साम्राज्य की जो राजधानी होती थी राजगिरी, यानी अजातशत्रु के समय तक जो मगध था, ठीक है, इसकी राजधानी राजगिरी थी। लेकिन इसके पुत्र ने राजधानी राजगिरी से स्थानांतरित करके पाटलिपुत्र कर दिया था। यह नगर शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश की राजधानी रहा है। देखिए ये तीन वंश यहाँ पे बहुत ही अच्छे से राज किए हैं, जो आपका पाटलिपुत्र है। उसके बाद उदयन जो था हर्यक वंश से संबंधित था। यह जैन धर्म का अनुयायी था। उदयन कोई क्वेश्चन में आता है आपके, उदयन किस वंश से संबंधित है, तो हर्यक वंश से। और वह किस धर्म का अनुयायी था दोस्तों, तो जैन धर्म का अनुयायी था। ठीक है, इतना हो गया इनके बारे में। सातवें नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। इसमें से सही सुमेलित कौन सा नहीं है, तो देखिए इब्न बतूता यात्री उद्देश्य है। इब्न बतूता एक यात्री था जो मोरक्को का था, ये तो सही है। मार्को पोलो इटली का था, ये भी सही है। अब्दुल रज्जाक जो तुर्की, ये गलत है दोस्तों, ये तुर्की का नहीं था। नूनीज जो था ये भी पुर्तगाली था। तो चलिए इनके बारे में व्याख्या देखेंगे। इसका सही होगा युग्म सम्मिलित नहीं है, तो ये विकल्प आपका सी नहीं सम्मिलित है। बाकी सब लोग क्या है, बाकी ये तीनों सही हैं। अब इनके बारे में थोड़ा सा देखेंगे क्या करके। इब्न बतूता जो है 1333 से 47 तक भारत में आया था, जो मोरक्को का यात्री था। यह मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में आया था। मोहम्मद बिन तुगलक का कार्यकाल 1325 से 1391 ईस्वी तक था। ठीक है, तो इनके कार्यकाल में इब्न बतूता जो है भारत आया था। ठीक है, मार्को पोलो थे वेनिस यानी इटली के प्रसिद्ध यात्री थे। वह पांड्य शासक कुमारवर्मन कुलशेखर, जिनका समय काल था 1288 से 1292 के समय भारत आया था। यानी जो मार्को पोलो है 1288 में भारत आता है दोस्तों, 1292 तक यहाँ पे रहा। किसके शासनकाल में आया था, तो पांड्य देश कुमारवर्मन जो कुलशेखर है इनके शासनकाल में आया था। इसके बाद ईरानी, देखिए ये तुर्की नहीं है, ईरानी है, रादूत अब्दुल रज्जाक। ये ईरानी था, तुर्की नहीं था। ये देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था। ठीक है, नूनीज जो है पुर्तगाली यात्री था और एक अश्व व्यापारी था। इसने विजयनगर की यात्रा की थी। तो रहे इनके बारे में कुछ की पॉइंट्स। आगे है 8वें नंबर के क्वेश्चन में कि संसार का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। तो दोस्तों संसार का इसमें से सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है किलायु। ठीक है, किलायु इस समय सबसे इनमें से विकल्पों में से जो किलायु है सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। विकल्प में जो आपका डी दिख रहा है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे है की पॉइंट्स को देखेंगे। किलायु ज्वालामुखी पृथ्वी पर सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। यह अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित है। यह लगभग 2,10,000 से 2,80,000 साल पुराना ज्वालामुखी है और यह 1983 से 2018 तक पिछले 35 वर्षों से लगातार फूट रहा है। ठीक है, ये 35 वर्ष से जो किलायु ज्वालामुखी है लगातार फूट रहा है। इसकी समय काल है 2,10,000 से 2,80,000 साल पुराना है। ठीक है, ये अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित है। 9 नंबर के क्वेश्चन में कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है दोस्तों, तो वह है अनुच्छेद आपका 25। अनुच्छेद 25 के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता का सभी को अधिकार है। तो विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स देखेंगे। तो अनुच्छेद 25 क्या कहता है कि भारत के सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है, यानी अनुच्छेद 25।
अनुच्छेद 30 क्या है कि सभी अल्पसंख्यक समूहों को धर्म या भाषा की परवाह किए बिना अपनी प्राथमिकता के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना, रखरखाव, आयोजन और प्रबंधन करने की शक्ति अनुच्छेद 30 में है कि जो भी अल्पसंख्यक समुदाय हैं, धर्म है भारत में, उनको इन सब चीज़ों का ये अधिकार देता है। अनुच्छेद 15 क्या कहता है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर भेदभाव का निषेध। ठीक है। अनुच्छेद 40 में है ग्राम पंचायतों का गठन। ठीक है, ग्राम पंचायतों का गठन है। और अनुच्छेद 15 में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर भेदभाव का निषेध है। तो ये रहे कुछ महत्वपूर्ण आपके 10 नंबर का क्वेश्चन है कि वनडे क्रिकेट वनडे विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो यह आयोजन किया जाएगा 2023 का भारत में। ठीक है, भारत में आयोजित किया जाएगा वनडे विश्व कप 2023 का। इसके बारे में कुछ जानेंगे। देखिए, वनडे क्रिकेट जो है इसका विश्व कप का आयोजन करता है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी। पहला विश्व कप जून 1975 में खेला गया था। यह एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वनडे क्रिकेट की अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप है। आईसीसी द्वारा हर 4 वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है। सर्वाधिक वनडे विश्व कप विजेता टीम रही है आपकी ऑस्ट्रेलिया, लगभग 5 बार, लगभग क्या पूरा 5 बार। उसके बाद भारत के पास खिताब है 2 बार, एक 1983 का और एक 2011 का, एक कपिल देव के कप्तानी में और एक महेंद्र सिंह धोनी के कप्तानी में। इसके बाद से भारत में अभी तक विश्व कप का सूखा पड़ा हुआ है। हो सकता है 2023 में भारत इसके लिए क्वालिफाई करके खिताब जीत ले, लेकिन सर्वाधिक वनडे का खिताब देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया के पास है लगभग 5 बार। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर जो आपको और क्वेश्चन चाहिए तो 5 क्वेश्चन और बढ़ा दिए जाएंगे। ऐसे ही कमेंट करके आपको बता देना है कि हाँ क्वेश्चन बढ़ाया जाए या नहीं। धन्यवाद।